प्रिय भाई बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम अध्ययन करने वाले हैं वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से अनुवाद करते हैं, तो शब्दों का अनुक्रम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब किस तरह से प्रयुक्त होती है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस काल के वाक्यों में वर्तमान काल में किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है तथा वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है अथवा या है, ये है, ई है आदि आता है। तो कैसे पहचानेंगे हम ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? तो इस काल के वाक्यों में वर्तमान काल में किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। दूसरी बात, वाक्यों के अंत में अर्थात वाक्यों के अंत में जो क्रिया आती है, क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है अथवा या है, ये है, ई है आता है। हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया इसमें प्रयुक्त होती है वो होती है हैज और है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ, सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। मेन वर्ब अर्थात जो मुख्य क्रिया होती है, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिया है गो मींस जान, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इसका थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म है, जबकि गॉन इसका थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जो भी क्रियाएं प्रयुक्त होंगी उनके थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग हम इस काल के वाक्यों में करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होगा सेम स्ट्रक्चर है। इसके पहले भी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा है। तो जो शब्दों का अनुक्रम होता है सेम होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो अथवा किसी भी टेंस का कोई भी रूप हो, उनमें जो शब्दों का अनुक्रम होता है अफर्मेटिव का अफर्मेटिव के समान होता है, नेगेटिव का नेगेटिव के समान होता है, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव के समान होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव के समान होता है। अंतर क्या होता है? अंतर केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग होगा, इसी का अंतर होता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती थी वो इज एम आर प्रयुक्त होती थी, उसका भी सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होता था। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया होती थी उसकी प्रथम अवस्था में अर्थात बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके प्रयोग करते थे। यहां पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन हो जाता है और जो मुख्य क्रिया होती है उसके फॉर्म में परिवर्तन हो जाता है, उनके अनुक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस यदि वाक्य साधारण है, साधारण वाक्य है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज अथवा हैव का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ शब्दों का प्रयोग है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का है या एडवर्ब ऑफ प्लेस या कुछ अन्य चीजों का प्रयोग है तो उनकी अंग्रेजी हम लास्ट में। जैसे महेश एक गाना गा चुका है, तो सर्वप्रथम तो हम पहचानेंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो अगर वाक्य के अंत में चुका है आ रहा है, गा चुका है, तो चुका है, चुके हैं, चुके तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। अब सबसे पहले सब्जेक्ट महेश, महेश सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग। फिर क्रिया की तृतीय अवस्था यहां पर है गा चुका, गा चुका, सिंग, सिंग, सैंग, सॉन्ग, तो हो जाएगा संग, गाना, एक गाना, ए सॉन्ग। तो महेश एक गाना गा चुका है, महेश है संग ए सॉन्ग। मैंने आज एक चोर पकड़ा है,
एक दूसरी पहचान है, यदि वाक्य के अंत में चुका चुके हैं चुकी है नहीं आएगा तो पकड़ा है, पकड़ना आ है, पकड़ा है, ठीक है। यहाँ जो संसार है या है का संसार है, पकड़ा है, आ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई। अब आई को चूंकि प्लूरल माना जाता है इसलिए इसके साथ हैव का प्रयोग, तो आई हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, कैच मींस पकड़ना होता है तो कैच, कॉट, कॉट, तो कॉट ए थीफ, एक चोर, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है, एवर ऑफ टाइम टुडे, उसको सबसे अंत में लिखेंगे। तो मैंने आज एक चोर पकड़ा है, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे आई हैव कॉट ए थीफ टुडे। नेगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य नेगेटिव है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सर्वप्रथम सब्जेक्ट को लिखते हैं, देन आफ्टर द सब्जेक्ट हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्रिया का प्रयोग बढ़ा दिया जाता है। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूं, मैं सब्जेक्ट है आई को प्लूरल माना जाता है, इसके साथ हैव का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, आई हैव नॉट। लर्न मीन्स होता है याद करना, थर्ड फॉर्म होगा लर्न्ड। क्या ऑब्जेक्ट है, माय लेसन, अपना पाठ। तो मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूं, इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे आई हैव नॉट लर्न्ड माय लेसन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न का बोध होता है। तो दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। यदि वाक्य क्या शब्द से आरंभ हो रहा है तो सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो वाक्य के आरंभ में हैज और हैव का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। इसके पहले हमने बताया भी है कि इंट्रोगेटिव में केवल और केवल सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन हो जाता है और उसके बाद के जो शब्दों का अनुक्रम होता है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है, देयर इज नो चेंज एट ऑल, वो सेम वैसे ही रहते हैं। तो यहां पर इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट बाद में जाएगा और है पहले, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले होगा सब्जेक्ट का, उसके बाद में, फिर वर्ब थर्ड का प्रयोग और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग। क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अमिता सिंगुलर है तो यहां पर हैज का प्रयोग, हैज अमिता, हैज, फिर सब्जेक्ट अमिता, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म का वर्ब होता है ब्रोकन, हैज अमिता ब्रोकन माय स्लेट। तो क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे हैज अमिता ब्रोकन माय स्लेट एंड लास्ट में जो है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो क्या होगा, प्रश्न के साथ साथ नहीं का भी प्रयोग होगा तो नॉट का प्रयोग इसमें बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्या सीता ने एक मधुर गाना नहीं गाया है, अब क्या शब्द से आरंभ हो रहा है तो वाक्य के स्टार्टिंग में, आरंभ में, बिगिनिंग में हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट है सीता सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग, हैज, फिर सब्जेक्ट सीता, हैज सीता, फिर नॉट का प्रयोग, नॉट, गाना, सिंग, सैंग, संग, हैज सीता नॉट संग ए स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत, हैज सीता नॉट संग ए स्वीट सॉन्ग, क्या सीता ने एक मधुर गीत नहीं गाया है, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है। अब यहां हम ध्यान दें
तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, लेकिन इसमें जो प्रश्न सूचक शब्द है क्यों, वह वाक्य के बीच में आया है। तो जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं और शब्दों का जो अनुक्रम है वो यही रहता है, केवल इसके पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग बढ़ा दिया जाता है। देखिए, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी व्हाई। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव के पर तुमने अर्थात तुम, तो हैव का प्रयोग होगा, व्हाई है। फिर सब्जेक्ट यू का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन। डू मींस होता है करना, डिड डन योर वर्क। व्हाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है। तो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम वाक्य को क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हेल्पी वर्ब का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग, और यदि उसके बाद भी कोई शब्द बच रहा है तो उसकी अंग्रेजी लास्ट में लिखते हैं। तो तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है, व्हाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।